चौथा अध्याय अध्ययन करेंगे 10वीं का रसायन विज्ञान, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। बहुत ही आसान अध्याय है। जैसे हमने पहला अध्याय अध्ययन किया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण, और तीसरा धातु एवं अधातु। अब उसी प्रकार हम बहुत ही आसानी के साथ समझेंगे कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले इस अध्याय में हमको कार्बन को समझना होगा कि कार्बन क्या है। तो कार्बन की आप बात करोगे तो कार्बन को हम C से निरूपित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 4 आबंध बनाता है। कितना आबंध बनाएगा? 4 आबंध बनाएगा। बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 आबंध का निर्माण करता है, और 4 आबंध निर्माण करेगा तो ये चारों आबंध एकल होते हैं। हम जानते हैं अष्टक का नियम ना, प्रत्येक परमाणु चाहता है कि हमारा अष्टक क्या हो? पूर्ण हो। तो कार्बन के बाह्यतम कोष में 1, 2, 3 और 1 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसको 4 मिल जाए कहीं से तो 1, 2, 3 और 1 4, तो 4 और 4 कितना हो जाए? इसका 8 हो जाए। तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 आबंधों का निर्माण करता है, और इस 4 आबंध के निर्माण से इसका अष्टक क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन हमेशा कितना आबंध बनाएगा? यानी संयोजकता कार्बन की कितनी? चाहे गर्दन तलवार पे इसके रख दो या तलवार इसकी गर्दन पे रख दो, कार्बन 4 ही आबंध बनाएगा। तो कार्बन के बारे में पहली बात यदि कोई याद रखनी है तो आपको ये याद रखनी है, कार्बन 4 आबंध का निर्माण करता है। अब वो 4 आबंध एकल भी हो सकते हैं, द्वि भी हो सकते हैं, त्रि भी हो सकते हैं। एकल होगा तो 4, अब मान लो द्वि हुआ तो ये 2 और ये 2, त्रि हुआ तो 3 और 1 4, यानी कुल आबंधों की संख्या हमको 4 ही चाहिए। कार्बन किसी भी कंडीशन में 4 आबंधों का ही निर्माण करता है। सबसे पहली बात हम कार्बन के बारे में ये जाने। आगे हम देखेंगे कि जो भी कार्बन है, कार्बन की जहां तक आप अध्ययन करेंगे, इसका एक परम मित्र है जिसे आप हाइड्रोजन कहते हैं। कोई यदि इसके साथ नहीं जुड़ रहा है तो कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। और हमको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 1। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 1। तो आबंध ये कितना बनाता है? 1 बनाता है। तो अगर कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जोड़ दें और ये 4 एकल आबंध बनाता है, तो इसको आप मेथेन पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? मेथेन। ये कैसे नाम हुआ अभी हमको जानने की आवश्यकता नहीं, अभी हम डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे। तो हमने ये देखा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने और ये कितना आबंध बनाएगा। थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। सॉरी, अपर रूप की आप बात करते हो तो कार्बन के मुख्यतः 3 अपर रूप। कितने अपर रूप? 3। देखते हैं तीनों का नाम क्या है। कार्बन के 3 अपर रूप हैं, जिसमें पहले को आप कहते हो ग्रेफाइट, दूसरे को कहते हो हीरा, और तीसरे को कहते हो बकमिलिस्टर फुलेरीन। इसको कार्बन 60 भी कहते हैं, C60 भी कहते हैं। तो कार्बन के 3 अपर रूप हैं, एक ग्रेफाइट, दूसरा हीरा, तीसरा बकमिलिस्टर फुलेरीन। हम जानते हैं ना कि जो हीरा होता है बहुत ही कठोर होता है,
इसकी प्रकृति क्या है कि ये कठोर है और ये कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक होता है। बकमिंस्टर फुलेरीन ये खोखले गेंद के नुमा, जैसे फुटबॉल होता है ना, वैसा ये संरचना बनाता है, खोखले गेंद नुमा संरचना बनाता है। और ये भी क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन जब आप ग्रेफाइट की बात करोगे तो ये क्या होता है? सुचालक होता है। जबकि तीनों किससे मिलके बने हैं? कार्बन से। लेकिन हीरा कैसा? बकमिंस्टर फुलेरीन कैसा? ग्रेफाइट कैसा? ऐसा क्यों है, इस बात को जानना है। आखिर कार्बन से ही तीनों बने हैं, दो में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, एक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ऐसा क्यों है, इस बात को समझो। तो जो हीरा है बालक, आप बताओ कार्बन कितना बंध बनाएगा? या तो गर्दन तलवार पे रख दो या तलवार इसके गर्दन पे रखो, 4 ही आबंध बनाएगा। अब 4 आबंध बनाएगा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि यदि 4 आबंध बना लिया तो इसके एक भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। चारों इलेक्ट्रॉन आबंधन में भाग ले लिए ना। और आप विद्युत धारा की परिभाषा कहते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा तो धारा प्रवाहित होगा क्या? नहीं होगा। तो आपके हीरे में जो कार्बन है कितना आबंध बनाता है? 4। आपके फुलेरीन में जो कार्बन है वो कितना आबंध बनाता है? 4। आप बताइए इलेक्ट्रॉन बचे क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो इलेक्ट्रॉनों का मुक्त प्रवाह होगा क्या? नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कुचालक हो जाएंगे। लेकिन जब आप ग्रेफाइट की बात करते हो बालक, जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तब इसमें कार्बन 3 आबंध बनाता है। कितना आबंध बनाता है? 3 आबंध बनाता है। बातम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और 1 इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त रहता है। और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा तो प्रवाहित होगा ना, और प्रवाहित होगा तो किसका प्रवाह होगा? विद्युत धारा का। इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा और बकमिंस्टर फुलेरीन क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इज क्लियर? तो हम समझे ये कि कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, हीरा और बकमिंस्टर फुलेरीन है। और बकमिंस्टर फुलेरीन को C60 से भी दर्शाते हो, जो विद्युत का क्या है? कुचालक है। हीरा भी कुचालक है परंतु ग्रेफाइट सुचालक है। इसके सुचालकता का मात्र एक ही कारण है कि ये 4 आबंध की जगह कितना आबंध का निर्माण करता है? 3 आबंध का निर्माण करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इज इट क्लियर? अब आप बात करते हो आबंधन की। कार्बन कैसे आबंध बनाता है या इसमें आबंधन कैसे होता है, तो समझने का प्रयास करते हैं कि कार्बन में आबंधन होता कैसे है। अपर रूप तो बेहतर से हम समझ पाए होंगे। अब आबंधन देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 4। अब 4 है बालक, तो ये चाहता है अपना अष्टक पूरा करना, और अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 आबंध बनाने पड़ेंगे। तो 4 आबंध बनाएगा तो ये साझेदारी करता है। किसी से भी क्या करेगा? साझेदारी करेगा। मान लो कि 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो साझेदारी से इसने आबंध का निर्माण किया। 1, 2, 3 और 1, 4। आप बताओ 1 आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए? 2। तो 2 में 4, 3 में 6 और 4 में 8। आप बताओ ये कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने आबंध हो गए?
8 हो गए। तो 8 हो गए तो कार्बन का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। और कार्बन का अष्टक पूरा हो गया तो ये अस्थाई हो जाता है। कैसा हो जाता है? अस्थाई हो जाता है। अब इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी हाइड्रोजन का भी पहला कोश पूर्ण हो गया। और इस प्रकार के साझेदारी से बने हुए आबंध को आप सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कौन सा आबंध कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब आप देखो, सहसंयोजी आबंध भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल आबंध, दूसरा द्विआबंध और तीसरा त्रिआबंध। एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध। जो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मिलकर बनते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? एकल आबंध। जो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मिलकर बनते हैं उसको क्या कहते हैं? द्विआबंध। और जो 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिआबंध। और इन तीनों प्रकार के आबंधों का निर्माण कौन करता है? कार्बन करता है। इन तीनों प्रकार के आबंधों का निर्माण कौन करता है? कार्बन करता है। थोड़ा सा एक बात और याद रखिएगा यहीं पे, वैसे तो आप लोगों में है नहीं लेकिन बता दे रहे हैं कि जो एकल आबंध होता है उसे आप सिग्मा आबंध कहते हैं। जो द्विआबंध होता है उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई, और जो त्रिआबंध होता है उसमें 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो रटना नहीं है, सिंपली ये कॉन्सेप्ट बना लेना है कि चाहे एकल हो, चाहे द्वि हो, चाहे त्रि हो, सिग्मा आबंधों की संख्या एक ही रहनी है। बदलेगा क्या? पाई। एकल में 1 सिग्मा, द्वि में भी 1 सिग्मा और त्रि में भी 1 सिग्मा। अब एकल अकेले है तो सिर्फ सिग्मा, द्वि 2 है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और त्रि 3 है तो 1 सिग्मा और 2 पाई आबंध होते हैं। तो ये हमने समझा कार्बन में आबंधन। हमने क्या समझ लिया? कार्बन में आबंधन। कार्बन की अगर प्रकृति की हम बात करते हैं तो कार्बन हमको पता है कि 4 ही आबंध बनाता है। तो संयोजकता कितनी? 4 होगी। संयोजकता कितनी? 4 होगी। अब कार्बन का एक गुण होता है बालक, श्रृंखला का निर्माण करना। कार्बन का गुण क्या होता है? श्रृंखला का निर्माण करना। जैसे हम मानव श्रृंखला बनाते हैं ना, 26 जनवरी को आप परेड करते हो तो हम मानव की श्रृंखला एक बनाते हैं ना, लंबी सी, वैसे ही कार्बन से जुड़ के एक लंबी सी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो कार्बन का सबसे बड़ा गुण है श्रृंखलन का। कार्बन का गुण आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले कोई गुण बताओगे तो गुण है श्रृंखलन का। कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, यानी ये अपने जैसे कार्बन से जुड़ के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये कार्बन का अति महत्वपूर्ण गुण है। तो इसमें कैसा गुण होता है? श्रृंखलन का गुण होता है। और ये अलग अलग प्रकार से श्रृंखला बनाते हैं, एक खुली श्रृंखला, दूसरा बंद श्रृंखला। तो हम समझेंगे कि खुली श्रृंखला क्या होती है और बंद श्रृंखला क्या होती है। ओपन चैन बोलते हो इंग्लिश में। कार्बन की खुली श्रृंखला की आप बात करोगे तो जब एक कार्बन से दूसरा कार्बन और दूसरे से तीसरा जुड़ा तो जो सिरे वाले कार्बन है यदि वो आपस में नहीं जुड़ते हैं तो वो श्रृंखला खुली श्रृंखला कहलाती है। ऐसी कार्बनिक श्रृंखला जिनके सिरे के कार्बन आपस में नहीं जुड़े हो उस कार्बन श्रृंखला को आप क्या कहते हो? खुली श्रृंखला या ओपन चैन आप कहते हैं। आप उसको क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला या ओपन चैन आप कहते हैं। और हमको पता है कार्बन कितना बंध बनाएगा? 4। तो ये 1 बनाया है ना, 3 आबंध और दे दो। ये 2 बनाया है, 2 आबंध और दे दो। ये भी 2 बनाया है, 2 आबंध और दे दो। और ये 1 बनाया था, 3 आबंध हमने दे दिया। तो ये कार्बन की क्या हो गई?
गई, खुली श्रृंखला हो गई, क्योंकि सिरे वाले कार्बन आपस में जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े हैं। यदि सिरे वाले कार्बन आपस में जुड़ जाएं तो वो एक वलय का निर्माण करेगा ना, और इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? कार्बन की बंद श्रृंखला कहते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे बंद श्रृंखला की, अब हम बात करेंगे बंद श्रृंखला की। अब ये क्लोज्ड चैन कहलाता है, क्लोज्ड चैन कहलाता है, बंद श्रृंखला कहलाता है। हम 4 ही कार्बन लेते हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन चारों आपस में जुड़ गए तो एक वलय का निर्माण कर लिए ना, तो इस श्रृंखला को क्या कहते हो? कार्बन की बंद श्रृंखला। अब आप बताओ, ये कार्बन 2 आबंध बनाया है ना, कार्बन कितना बंध बनाता है? 4 बनाता है। तो 2 और 2 2 और 2 2 और 2 2 और 2, तो ये कार्बन की क्या हो गई? बंद श्रृंखला हो गई। तो कार्बन खुली श्रृंखला का भी निर्माण करता है, बंद श्रृंखला का भी निर्माण करता है। अर्थात कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है श्रृंखलन का गुण। कार्बन में ये क्षमता होती है कि अपने जैसे कार्बन से जुड़ के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सके। वो श्रृंखला खुली भी हो सकती है, वो श्रृंखला बंद भी हो सकती है। इज इट क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बारे में, या हाइड्रोकार्बन के बारे में। हम समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में कहते हो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसमें सामान्य सा अंतर है, बहुत ही सामान्य भाषा में आप समझोगे। जब भी आपसे संतृप्त की बात करी जाए ना बालक, कही जाए, तो आप याद रखना कार्बन का तो श्रृंखलन का गुण होता ही है, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल आबंध है, कार्बन और कार्बन के मध्य एकल आबंध है, तो इसको आप क्या कहते हो? संतृप्त कहते हो। क्या कहते हो? संतृप्त कहते हो। और कार्बन कार्बन के मध्य यदि द्विआबंध है या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध है, तो आप इसे क्या कहते हो? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि कार्बन और कार्बन के मध्य यदि एकल आबंध तो कैसा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के मध्य द्वि अथवा त्रि आबंध है तो वो कैसा हाइड्रोकार्बन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको इसमें सामान्य भाषा में याद रखना है कि यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध है, तो आप इसके अंत में एक अनुलग्न जोड़ते हो जिसको एन कहते हो। क्या कहते हैं? एन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध है तो आप एक अनुलग्न जोड़ते हो जिसको ईन कहते हो। क्या कहते हैं? ईन। और त्रिआबंध है तो आप एक अनुलग्न जोड़ते हैं जिसको आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन। तो संतृप्त तो एन, असंतृप्त में द्विआबंध तो ईन, और असंतृप्त में त्रिआबंध तो आइन। ये क्या होता है? संतृप्त और असंतृप्त का अंतर होता है। और हमने अभी सीखा कि एकल आबंध होगा तो सिग्मा, द्विआबंध होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, और त्रिआबंध होगा तो एक सिग्मा और दो पाई आबंध होते हैं। इस प्रकार से ये क्या संतृप्त और असंतृप्त हम समझे। अब हम समझेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें तो हमने सिर्फ कार्बन को ही समझा, हाइड्रो को तो हमने जोड़ा ही नहीं। अब हम जोड़ेंगे हाइड्रो को और समझेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
क्या होते हैं। तो इसे हम समझ गए इजीली। आगे बढ़ते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरफ। एकला बंद होगा तो एन लगाओगे, द्विया बंद होगा तो इन लगाओगे, त्रिया बंद होगा तो आइन लगाओगे। अब देखते हैं कि अगर कार्बन के मध्य एकल आबंध है, कार्बन के मध्य एकल आबंध है और कार्बन कम से कम कितना आबंध बनाएगा, 4, अधिकतम भी 4 ही बनाएगा। और इसका परम मित्र है हाइड्रोजन, परम मित्र है हाइड्रोजन, कोई नहीं जुड़ता है तो कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। तो आप बताओ कितने कार्बन, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के मध्य एकल आबंध है ना, तो ये कैसा हो गया, संतृप्त हो गया। और कार्बन 4 आबंध बनाता है तो 3 हाइड्रोजन इससे, 3 हाइड्रोजन इससे, तो 1 2 3 और 1 4 इसका पूरा, फिर 1 2 3 और 1 4 इसका भी 4 आबंध पूरा। अब देखो इसमें एक सूत्र होता है और इसको एल्केन बोलते हो, इसको आप बोलते हो एल्केन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ये सामान्य सूत्र है किसका, एल्केन का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन आता है, संतृप्त में क्या आता है, एल्केन आता है। और संतृप्त आप किसको कहोगे, जब कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध हो, एकल आबंध हो। आप देखो जो एन है ना बालक, ये कार्बन की संख्या को बताता है, किसको बताएगा, कार्बन की संख्या को। आप बताओ यहाँ कार्बन की संख्या कितनी, 2, तो एन की जगह 2 रख दें, C2 और H 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, प्लस 2। आप बताओ C2 2 दूनी का 4 और 4 और 2 6, तो C2H6 हो गया ना। कार्बन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, तो ये सामान्य सूत्र है किसका, एल्केन का। और एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एल्केन का सूत्र आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे CnH2n प्लस 2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। जहां n बराबर क्या है, संख्या, n बराबर क्या है, संख्या। आप n को हमने 2 रखा ना, n को 2 रखा तो 2 कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और 2 गुणे 2 प्लस 2 तो 2 दूनी का 4 प्लस 2 6, ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। तो आप इस बात को याद रखोगे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n प्लस 2। अब बात करते हैं एल्कीन की, अब बात करेंगे किसकी, एल्कीन की। n का मतलब संख्या हो गया, ये तो हम समझ गए। अब हम बात करेंगे एल्कीन की। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध होगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, द्विआबंध होगा। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध है तो आप इसे क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जहां पे n क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है। अब n को हम 2 रख दें तो C2, H 2 गुणे 2 तो C2H4। आप बताओ यहाँ कार्बन 2 है ना, और कार्बन 2 है और इनके मध्य द्विआबंध है, हाइड्रोजन संख्या 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो C2H2। ये इसको क्या कहते हो, C2H2 को 2 के लिए एथ और द्विआबंध के लिए इन, एथीन इसे कहते हैं। आप क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। तो नामकरण के लिए मत घबराइए, अभी बहुत आसान भाषा में हम नामकरण समझेंगे। पहले एल्केन एल्कीन एल्काइन समझते हैं। द्विआबंध हुआ तो क्या, एल्कीन, एकलाबंध था तो क्या, एल्केन। अब देखो एल्केन का सूत्र CnH2n प्लस 2 था ना, अब एल्कीन का सूत्र क्या हो गया, CnH2n हो गया। एल्कीन का सूत्र क्या हो गया, CnH2n। अब हम देखेंगे एल्काइन। अब आप बात करते हो एल्काइन की, तो एल्काइन को देखो n बराबर फिर वही संख्या रहेगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य कितने आबंध, त्रिआबंध। और आप बताओ 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये क्या है, पहले एल्काइन है
और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n -2। आप बताओ n क्या है? संख्या है ना, और n यदि संख्या है तो कार्बन की संख्या कितनी? 2 है, और H 2 गुणे 2 माइनस 2, तो C2 दो दूनी का 4, 4 माइनस 2 2, तो C2H2। इसको एथाइन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? एथाइन पढ़ते हो। तो एल्काइन का सूत्र क्या हो गया? एल्काइन का सूत्र क्या हो गया बालक? CnH2n -2। अब देखो सूत्र को याद ही नहीं रखना है, आपसे एल्केन पूछा जाए या एल्कीन पूछा जाए या एल्काइन पूछा जाए, सामान्य भाषा में आप याद रखिए CnH2n, बस ये याद रखिए CnH2n। और एल्केन पूछा जाए तो +2 कर दो, एल्कीन पूछा जाए तो इस 2 को घटा दो, +2 है ना। एल्कीन पूछा जाए तो CnH2n 2 घट गया ना, और एल्काइन पूछा जाए तो और 2 घटा दो, CnH2n -2। यानी एल्केन में से 2 को घटाएंगे तो एल्कीन प्राप्त होगा, और एल्कीन में से 2 को घटाएंगे तो एल्काइन प्राप्त होगा। एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n +2, और इसमें से 2 को हटा दिए तो एल्कीन, और इसमें से 2 को हटा दिए तो एल्काइन। इज इट क्लियर? तो ये सामान्य सूत्र हमने समझा एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। अब आप सीखोगे संतृप्त असंतृप्त तो समझ गए हम। अब आप सीखेंगे IUPAC नामकरण। क्या सीखोगे? IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण सीखोगे, और IUPAC नामकरण में हम श्रृंखला तो सीख ही गए हैं, वलय सीखेंगे। वलय के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह कैसे जुड़े होते हैं, और इन क्रियात्मक समूहों का हम नामकरण कैसे करते हैं। तो आप देखो हम IUPAC नामकरण की तरफ बढ़े। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समझ में आया ना बालक? CnH2n +2 एल्केन, CnH2n एल्कीन, CnH2n -2 एल्काइन। -2 कर देना है बस एल्केन में से, तो एल्कीन और एल्काइन प्राप्त हो जाएगा। अब देखो IUPAC नाम की तरफ चलते हैं। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक संस्था है बालक जो कार्बनिक रसायन में नामकरण का कार्य करती है। तो इसमें आपको सीखना है सबसे पहला बात जो IUPAC में कॉमन है वो मूल शब्द है। आपको याद रखना है क्या? मूल शब्द याद रखना है। मूल शब्द या मूलाक्षर बोलते हो आप, मूल शब्द जानो, और मूल शब्द के पहले पूर्व में, पूर्व लग्न यानी जुड़ना, और पहले का पूर्व, जो पहले जुड़े आप क्या बोलते हो? पूर्व लग्न बोलते हो, और जब जो बाद में जुड़े उसे आप क्या बोलते हो? अनुलग्न बोलते हो। जो लग्न का मतलब जुड़ना और पूर्व का मतलब पहले, जो पहले जुड़े वो पूर्व लग्न, और जो बाद में लग्न का मतलब जुड़ना, और अनु यानी बाद, अनु यानी क्या? बाद, जो बाद में जुड़े उसे क्या? अनुलग्न, और पूर्व का मतलब पहले, जो पहले जुड़े वो क्या? पूर्व लग्न, और मूल शब्द से पहले जुड़े तो पूर्व लग्न, मूल शब्द के बाद जुड़े तो अनुलग्न। अब आप मूल शब्द में याद रखोगे कार्बन की संख्या होती है। यदि संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट, 9 है तो नान, बटर नान खाते हो ना, वही नान है, और 10 है तो डे। आप चूंकि दशम में है,
10th क्लास का अध्ययन कर रहे हो तो आप 10 तक याद रखो। वैसे 11 का अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, डॉट 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 सो ऑन, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका अभी अध्ययन हमें नहीं करना है। हमको 10 तक जानना है। कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, 2 तो एथ, 3 तो प्राप्त, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो आर्क्ट, 9 तो नान और 10 तो डेक। और इसके पहले जो जुड़ेगा उसे आप कहते हो पूर्व लग्न, आप कहते हो पूर्व लग्न, और इसके बाद जो जुड़ेगा उसे आप कहते हो अनुलग्न। तो पूर्व लग्न में बहुत सारी चीजें नहीं देखते हैं, सिर्फ हम क्या देखते हैं, हैलोजन को जोड़ते हैं। एक्स से दर्शाते हो, एकला बंध एक्स से दर्शाते हो इसको, और इसको हैलो कहते हो। क्या कहते हो, हैलो। अब इसमें हम लेते हैं, मान लो कि हम फ्लोरीन को लिए तो इसको फ्लोरो पढ़ते हैं, फ्लोरो। यदि क्लोरीन को लिए तो इसको क्लोरो, यदि ब्रोमीन को लिए तो इसको ब्रोमो। तो ये हैलोजन है जो पहले जुड़ता है, और इसको आप क्या कहते हो, पूर्व लग्न कहते हो। जैसे मेथिल समूह जुड़ा CH3 जुड़ा पहले, तो इसको मेथिल कहते हो। क्या कहते हो, मेथिल। प्रतिस्थापी समूह भी आप इसे कहते हैं। और अनुलग्न में याद रखना, एकल आबंध है तो एन, द्विआबंध है तो इन, और त्रिआबंध है तो आइन। एकल आबंध है तो एन, द्विआबंध है तो इन, त्रिआबंध है तो आइन। तो आपको यदि इतनी सामान्य चीजें याद रखोगे तो IUPAC नामकरण में कहीं समस्या नहीं होनी है। अब इस IUPAC नामकरण में हमको देखना है श्रृंखला का नामकरण कैसे करते हैं, श्रृंखला के बाद वलय का नामकरण कैसे करते हैं, और वलय के बाद क्रियात्मक समूहों के साथ नामकरण हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम श्रृंखला की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से आप नामकरण करोगे। ये 1 2 3 4 5 कार्बन है ना बालक, हमको पता है कार्बन कितना बंध बनाएगा, परम मित्र हाइड्रोजन 1 बनाया है, H3 दे दें, 2 बनाया है, CH2 CH3, 3 1 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 3 1 4। अब ये कार्बनिक श्रृंखला है, तो कार्बनिक श्रृंखला का IUPAC नामकरण जब भी आप करोगे आपको मात्र एक बात ध्यान रखना है कि जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला है वो प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि इसमें कोई शाखा है नहीं, तो हम इधर से भी चलें तो 1 2 3 4 5 और इधर से भी चलें तो 1 2 3 4 5 की कार्बनिक श्रृंखला हमको प्राप्त हो रही है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 के लिए हमको पता है क्या लगता है, 5 कार्बन के लिए क्या लगता है, पेंट। 5 के लिए पेंट और एकल बंध के लिए एन। तो पेंट प्लस एन क्या हो गया, पेंटेन। कोई समस्या आएगी क्या, 4 रहेगा तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, 3 रहेगा तो प्रो प्लस एन प्रोपेन। अब ये पेंटेन हो गया। अब मान लो 1 2 3 कार्बन है और यहाँ द्विआबंध है, तो आप बताओ 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 4, 1 और यहाँ 3 दे दें। अब यहाँ आप लंबी श्रृंखला तो देखोगे, लेकिन जिधर से द्विआबंध है उधर से हम चलेंगे। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो 3 के लिए क्या लिखते हो आप, प्रोप। और द्विआबंध है ना, तो पहले कार्बन पे है तो प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन कहते हो। इसको क्या कहते हो, 1 प्रोपीन कहते हो। इसको 1 नहीं भी लिखोगे तो भी आपका सही होगा, क्योंकि यदि हम इसको उठा के यहाँ भी रखे तो भी वो पहले कार्बन पे ही रहना है। ये क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये द्विआबंध के लिए हो गया। अब आप त्रिआबंध के लिए चलोगे तो त्रिआबंध में देख लो, त्रिआबंध में देख लो 1 2 3 और 4 कार्बन को ले लिए और मध्य में क्या हो गया, त्रिआबंध। तो 1 3 और 1 4, 3 और 1 4 और ये CH3 और ये भी CH3। इधर से भी चलोगे बात वही ना, तो 1 2 3 4
चार के लिए क्या, ब्यूट, और त्रियाबंध के लिए क्या, आइन। किस पे आइन है, दूसरे कार्बन पे ना, तो ब्यूट टू आइन, या आप इसको कह सकते हो टू ब्यूटाइन। क्या कह सकते हो, टू ब्यूटाइन। ये एकलाबंध का भी हमने देख लिया, द्विआबंध का भी देख लिया, और त्रिआबंध का भी हमने देख लिया। अब आपको इसमें देखना है कि पूर्व लग्न यदि जुड़ा हो तो कैसे नामकरण कहते हैं। पूर्व लग्न जुड़ा हो तो किस प्रकार से नामकरण करते हैं। पूर्व लग्न यदि जुड़ा हो तो देखते हैं, जैसे कार्बन की ये श्रृंखला है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। आपको पता है कार्बन 4 बंध बनाएगा CH3, और यहाँ CH, यहाँ CH, और यहाँ CH3। अब नंबरिंग करना है तो इधर से भी चलेंगे तो दूसरे कार्बन पे भीड़, इधर से भी चलेंगे तो दूसरे कार्बन पे भीड़। तो आप दोनों में से किसी डायरेक्शन से चल सकते हो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। दूसरे कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है ना, और तीसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, तो आप अल्फाबेटिकल चलते हो। अल्फाबेटिकल चलते हो तो दूसरे पे क्या है, ब्रोमीन, तो ब्रोमो। 2 क्या, ब्रोमो। 3 क्या, क्लोरो। आप बताओ 4 के लिए क्या, ब्यूट, और एकलाबंध के लिए क्या, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। कोई समस्या है क्या। अब इसके पश्चात इसके दूसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे क्रियात्मक समूहों का और कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिकों का। अब कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिकों में आप में 2 कार्बनिक यौगिक हैं, एक एथेनॉल है, दूसरा एथेनोइक अम्ल है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक प्रकरण है साबुन और अपमार्जक, और साबुन और अपमार्जक में हम मिसेल का अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में इतना ही। हमने इस भाग में कार्बन के बारे में सीखा, कार्बन के अपर रूप के बारे में सीखा, कार्बन के अपर रूप में भी हमने सीखा कि कैसे कुचालक हैं और सुचालक हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कार्बन का गुण क्या है, वो सर्वतमुखी प्रकृति क्या है, श्रृंखलन का गुण सीखा, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को सीखा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को सीखा, और IUPAC नामकरण को सीखा। इसके पश्चात हम इसके द्वितीय भाग में बाकी की चीजें देखेंगे।